चलिए नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है गवर्नमेंट ग्रांट पर। जब हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है मतलब हेल्प मिलती है तो उसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है वो ही हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने वाला है। तो एंटरप्राइज को अलग अलग टाइप की ग्रांट मिल सकती है गवर्नमेंट से। इसको हम सब्सिडी भी कह सकते हैं, इसको हम सब्सिडी कह सकते हैं, इसको हम कैश इंसेंटिव कह सकते हैं, इसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मेन पर्पस ये है कि ये हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस ये है कि ये हमें बताता है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलती है उसका क्या मेथड हो रिकॉर्ड करने का, उसको हम कैसे गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वो ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताएगा। कुछ चीजों में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा। द स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स reflecting the effect of changing price or in supplementary information of similar nature। तो अगर हमारे को गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है प्राइस चेंजेस की वजह से कुछ स्पेशल केसेस में उसको कवर नहीं करता है, और गवर्नमेंट ग्रांट के अलावा जो गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है उनको भी ये डील नहीं करता है। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने पैसा दिया और पैसा हमेशा जब भी पैसा मिलेगा तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होगा, तो इसलिए लिखा है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट की तरह पैसा नहीं है उसमें ये डील नहीं करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है ओनरशिप में और उसके लिए पैसा दे रही है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती है, इसलिए वो भी कवर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट है क्या? गवर्नमेंट ग्रांट वो हेल्प है, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है। एंटरप्राइजेस को हेल्प मिलती है, बिजनेस को हेल्प करती है, या तो कोई पास्ट में कुछ ऐसा किया है या जो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस है, जो भी कंडीशंस है गवर्नमेंट ने जो भी कंडीशन लगाई है कंडीशन दी है वो सब आपने सेटिस्फाई करी है, चाहे वो पास्ट में करी है या फ्यूचर में सेटिस्फाई करने के लिए आपने कमिट किया है, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है। They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the enterprise। अगर हम गवर्नमेंट के साथ में कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं और उस सिचुएशन में गवर्नमेंट हमसे काम ले रही है, हमें पैसा दे रही है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती है, वो अलग चीज है, उसे मिक्स नहीं करेंगे। अब मेन बात है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट को दो अप्रोचेस में डिवाइड किया गया। एक है कैपिटल अप्रोच, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट को हम शेयर होल्डर फंड का पार्ट मानते हैं। कैपिटल अप्रोच मतलब उसे कैपिटल का पार्ट मानते हैं। ये तब होता है जब गवर्नमेंट की ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की तरह है, मतलब एक तरीके से ओनरशिप या पार्टिसिपेशन की तरह वो हमें पैसा दे। जैसे कि उन्होंने हमें पैसा दिया है कि बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% 2%, तो ये एक तरीके से कैपिटल अप्रोच है, कैपिटल के रूप में दिया है। नो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इज एक्सपेक्टेड, ग्रांट मिली है बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार मिली है, तो कैपिटल नेचर की आइटम यही होती है जो रिकरिंग नेचर नहीं होती। Then the grant should be recorded as per capital approach and it should be directly credited to shareholders fund. In this case, it may be noted the grant is received without related cost. हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा उसके लिए, हमें जो ग्रांट मिली है वो कैपिटल के रूप में कैपिटल अप्रोच हम लगा रहे हैं कि जो तीन कंडीशन है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कैपिटल आउटले के तरीके से है, रीपेमेंट उम्मीद नहीं है, तो इसे हम कैपिटल अप्रोच में देते हैं, तो इसके लिए हमें खर्चा वगैरह नहीं करना। दूसरी है इनकम अप्रोच।
जिसमें जो ग्रांट मिलती है वो इनकम स्टेटमेंट में हम लेकर जाते हैं, मतलब पीएनएल अकाउंट में डालते हैं, या तो एक पीएनएल में या धीरे धीरे बहुत सारे पीएनएल में डालते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांट मे नॉट बी ग्रेजुएशन एंड इट अर्न थ्रू कंप्लाइंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, मतलब एक ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही पैसा बांट दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन आपने सेटिस्फाई की है तभी आपको ये ग्रांट मिली है। इस ग्रांट को हम पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे और मैच करेंगे जो भी इसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया, कुछ कंडीशन है उसमें हमें कुछ खर्चा भी करना है, तो उससे मैच करते हुए हम इसे पीएनएल में डालेंगे। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट द एज द टैक्सेस पेबल टू द गवर्नमेंट, वो हम खर्चे में लिखते हैं, तो जो गवर्नमेंट से हमें पैसा मिल रहा है उसे हमें इनकम में लिखना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कब लिखें? द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड when there is reasonable assurance that the enterprise will comply with the condition attached to it। जो भी कंडीशन है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, वो कंडीशन हमें लगता है कि हम उसे सेटिस्फाई कर लेंगे और ग्रांट हमें मिल जाएगी। तो अगर ये दोनों बातें लग जाती हैं कि जो कंडीशन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और ग्रांट हमें मिल जाएगी या मिल गई है, only receipt of grant is not conclusive evidence that the condition attaching to the grant have been or will be fulfilled। केवल ग्रांट मिलना काफी नहीं है। मान लिया ग्रांट मिल गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो ऐसी है कि आपको 1-2 साल बाद आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आपको ग्रांट का पैसा वापस करना। तो केवल पैसा मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं या फुलफिल फ्यूचर में करेंगे ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, X Limited applies for grant from the local authority towards a social cause। X Limited is required to meet certain condition। There is a reasonable assurance that X Limited will receive the grant in time। However, after having applied for the grant, there is likelihood that X Limited may not be able to meet all the condition। इन्होंने अप्लाई करा, बाद में पता चला कि कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे सारी की सारी। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स लिमिटेड को ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि रीजनेबल एश्योर ना हो जाए कि आप सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे और आपको ग्रांट मिल जाएगी। ग्रांट कितने तरीके की हो सकती है? तो ये 2 तरीके की हो सकती है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब है कि वो कैश में नहीं मिल रही है, आपको कोई एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है। Grants are given at concessional rate, then such assets are accounting for at their acquisition cost। अगर आपने उसके लिए कुछ पैसा दिया है, जैसे हॉस्पिटल बनाने के लिए 10 करोड़ की जमीन 50 लाख में मिल गई, तो 10 करोड़ की जमीन 50 लाख में मिली तो आपने 50 लाख दिया, तो आप 50 लाख पर उस असेट को लिखेंगे। ठीक है। ग्रांट आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, देन सच एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। मान लिया आपको 10 करोड़ वाली जमीन फ्री में दे दी, तो अब वो असेट तो है आपके पास, लेकिन उसके लिए आपने पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन आपके पास असेट है, तो हम उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे नॉमिनल वैल्यू पर, मतलब बहुत कम वैल्यू, 100,000, 10,000, छोटी सी अमाउंट पर दिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स कन्वेंट wishes to open a ex convent wishes to open a school in locality A। It applies to state authority for grant of land। The state authority grant the land for construction of the purpose of school। The market value of land is 20 करोड़, जबकि अथॉरिटी ने ये 50 लाख रुपए में इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन 50 लाख में दी। The state authority requires that free education must be provided to the poor children by way of deserving
20% ऑफ द सीट। तो 20% बच्चे गरीब होने चाहिए जिसे फ्री में आप पढ़ाई कराएं। There is a reasonable assurance that X convent has a reason to believe it can will it will meet that the above stated condition attached to the grant। मतलब इन्हें ये लगता है कि ये 20% लोगों को फ्री एजुकेशन दे पाएंगे। तो इन्हें लैंड को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और कितने में, 50 लाख में, जितना आपने पैसा दिया है वो 20 करोड़ की, लेकिन आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है ना, हमने खर्च किए उतना ही हम लिखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एन असेट विद 10 लाख फेयर वैल्यू इज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट 3 लाख। तो हम 3 लाख में लिख लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो 10-20 तो 1000 रुपए में लिख लेंगे। पास द अकाउंटिंग एंट्री, तो पहली वाली में क्या बनेगा, पहली वाली में असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, फिक्स्ड एसेट टू बैंक 3 लाख रुपए। लेकिन जो फ्री में मिली है वो फिक्स्ड एसेट डेबिट करेंगे नॉमिनल वैल्यू पर 1000-100 रुपए, और हम अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, प्रॉफिट नॉमिनल अमाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट 50, 100, 200 से बढ़े, और जो फिक्स्ड एसेट है करोड़ों की वो 100 रुपए में दिखा देंगे कि भाई हमारे पास एसेट है, बस ये दिख जाए, और उसमें बता भी दिया जाएगा कि ये हमें ग्रांट में मिली है एसेट। अब इस पे तो नहीं लगाएंगे ना 100 रुपए की वैल्यू पे, क्या डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन तब लगाएंगे जैसे 3 लाख में खरीदी है तो उस पर लगाएंगे जरूरत पड़ेगी तो, या ओरिजिनल वैल्यू पर है, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। मॉनेटरी ग्रांट, जब पैसा मिलता है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। मान लिया मॉनेटरी ग्रांट जो पैसा मिला है वो किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट से मिला है, मतलब ये वाली एसेट खरीदो तो आपको ग्रांट मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई है कि भाई आपको तभी मिलेगी जब ये एसेट आप खरीदेंगे। अदर कंडीशन भी लगाई जा सकती कि आप इतने साल से पहले बेचेंगे नहीं, पुरानी एसेट नहीं होनी चाहिए, नई एसेट होनी चाहिए, ऐसे और कंडीशन भी। एग्जाम्पल नंबर 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू जनरेट large employment in rural and backward region. Thus, it is planning to give grant for the same to entities who will meet the required condition. F Limited applied for grant to the central government. The government will give the grant on the condition that F Limited will be required to construct a factory where it would need to employ at least 500 workers for 5 years. Total cost of construction is expected to be 50 crore. The amount of grant is 30। तो गवर्नमेंट ने कहा है कोई बैकवर्ड एरिया है वहां डेवलपमेंट नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि आप अपनी फैक्ट्री लगाइए, 500 लोगों को रखिए 5 साल तक, हम आपको 30 करोड़ रुपए ग्रांट देते और हमारा खर्चा 50 करोड़ का आएगा। तो एफ लिमिटेड will be able to recognize the grant only if there is a reasonable assurance that it will meet the condition of employing for 500 workers for next year। अगर इन्हें लगता है कि 500 वर्कर को 5 साल तक रख पाएंगे तभी इन्हें ग्रांट को लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। Two methods of presentation in financial statement of grant related to specific fixed asset are regarded as acceptable alternative। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिली है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है अकाउंटिंग का। वो क्या है, मेथड नंबर 1, द ग्रांट इज शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट कंसर्न इन अराइविंग एट इट बुक्स वैल्यू, बुक वैल्यू। तो क्या मतलब है, मान लिया हमने 50 करोड़ की एक एसेट खरीदी और हमें 30 करोड़ की ग्रांट मिल गई, तो हम क्या करेंगे, ग्रांट इज शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट। तो हम क्या करेंगे, एसेट है 50 करोड़ की, इसमें से लेस कर देंगे ग्रांट 30 करोड़ और इसे 20 करोड़ में हम दिखाएंगे। ठीक है।
क्योंकि हमें ग्रांट मिली है बाद में ना। द ग्रांट इज thus recognized in P&L account over its useful life of a depreciable asset by way of reduced depreciation charge। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपकी एसेट कितने की थी, आपकी एसेट थी 50 करोड़ की। तो 50 करोड़ की एसेट जो थी वो आपको कितने में मिली, 30 करोड़। तो आप उस 30 करोड़ में मिली 20 करोड़ की जो ग्रांट है या 30 करोड़ की ग्रांट है वो आप एसेट की कॉस्ट में से लेस कर, उसे लेस करने से क्या होगा, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में डेप्रीशिएशन भी कम लगेगा। डेप्रीशिएशन कम लगने का मतलब इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ने का मतलब जैसे गवर्नमेंट ग्रांट को हम इनकम धीरे धीरे हम डालते थे ना इनकम P&L में, तो वही वाला मेथड यहाँ पर लग रहा है। With the grant equal the whole or virtually the whole of the cost of asset, the asset is shown in the books value and nominal। अब मान लिया हमने 50 करोड़ की एसेट खरीदी और गवर्नमेंट ने ग्रांट भी 50 करोड़ की दे दी, तो ये क्या रखा है, नॉमिनल वैल्यू पर दिखाई है एसेट को, जैसे हमने पहले भी सीखा था। इलस्ट्रेशन नंबर 2, Z Limited purchased a fixed asset for 50 lakh which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value of 5 lakh। तो 50 लाख की एसेट खरीदी है, 5 लाख की सैलवेज वैल्यू है, 5 साल चलेगी। ऑन परचेज ऑफ असेट गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 10 लाख रुपए की, पास द नेसेसरी बुक्स एंट्री जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 ईयर इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। तो यहाँ बता दिया कि हमें कैसे अकाउंटिंग करनी। तो सबसे पहले तो हमने एसेट खरीदी होगी, तो क्या एंट्री बनेगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हमने 50 लाख रुपए खर्च करे होंगे, है ना। गवर्नमेंट से 10 लाख की ग्रांट मिली जो हम फिक्स्ड एसेट में से लेस करना चाहते हैं, तो क्या एंट्री बनाएंगे आप, पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू, या तो फिक्स्ड एसेट सीधा लिख लो टू फिक्स्ड एसेट, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर इस गवर्नमेंट ग्रांट को आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल दें। तो एक की बजाय 2 एंट्री भी आप बना सकते 10-10 लाख से। फिर इसकी लाइफ जो है वो 5 साल है, तो SLM के हिसाब से एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है हमारा, कॉस्ट 50 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू 5 लाख अपॉन कितना, 5 इयर्स। अगर ग्रांट नहीं होती तो ऐसा करते, ग्रांट होने से हमने फिक्स्ड एसेट को 10 लाख से और कम कर दिया, तो हमारी फिक्स्ड एसेट कितने की बच गई, 35 लाख, 7 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। ठीक है, तो 7 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, उसकी एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट P&L टू डेप्रिसिएशन। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। मेथड नंबर 1 जिसमें हम इसे अपनी एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देते हैं, एक है हमारे पास मेथड नंबर 2, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट्स आर treated as deferred income which is recognized in the P&L on systematic and rational basis over the useful life of the asset। तो हम इसे अलग से इनकम दिखाएं और अलग से P&L में इनकम के रूप में दिखाते रहे, जैसे हम डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। तो बात तो एक ही आती है, बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, मान लिया आपकी 50 लाख की एसेट है, आपने पहले मेथड में 30 लाख का ग्रांट लेस कर दिया 20 लाख, 10% का अगर हमारा डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन से, तो हर साल 2-2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस मेथड में ये कह रहे हैं 50 लाख की एसेट है, तो आप 50 लाख पे
5-5 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल लिखो। और जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो हर साल 3-3 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में डालो। तो 5 लाख खर्चे में डाल रहे हैं, 3 लाख इनकम में डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली बात वही आ रही है, हमारा टोटल 2 लाख ही आ रहा है ना। तो एक ही जैसा ट्रीटमेंट बैठता है, बस देखने में अकाउंटिंग अलग अलग लगती है। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ये जो ग्रांट थी ये डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड थी कि हम उसे डेफर इनकम माने, क्योंकि हर साल हम डेप्रिशिएशन ज्यादा डाल रहे हैं। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब नॉन डेप्रिशिएटेड एसेट है तो उसमें ये तो है नहीं कि हम डेप्रिशिएशन हर साल पीएनएल में डाल रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व की जो अमाउंट है उसमें से अब हम इस ग्रांट में से हर साल इनकम में तो डाल नहीं सकते। तो लिखा क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अंडर दिस मेथड एज दे इज यूजुअली नो चार्ज टू इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एसेट। तो उसको हमने पीएनएल में तो डालना नहीं है क्योंकि इस पर कोई डेप्रिशिएशन तो लगता नहीं है, तो इसको हम कैपिटल रिजर्व में डालकर छुट्टी कर दें। If grant related to non-depreciable asset require the fulfillment of certain condition, the grant is credited to income over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to income. ये लिखा है कि मान लिया ग्रांट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है, लेकिन कुछ कंडीशन है और उन कंडीशन की वजह से हमारा खर्चा हो रहा है और वो खर्चा हम पीएनएल में डाल रहे हैं, तो फिर हमें इनकम भी डालनी चाहिए पीएनएल में। तो हम इसको पीएनएल में इनकम के तौर पे दिखाएंगे और धीरे धीरे डालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 से ये सारी बातें क्लियर कर। जेल लिमिटेड ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदी है 50 लाख रुपए की, जिसकी लाइफ 5 साल है, सैलवेज वैल्यू 5 लाख है। ऑन परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ने इन्हें 10 लाख रुपए दे दिए, तो पुराना ही इलस्ट्रेशन अभी तक है। पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फर्स्ट ईयर 2 ईयर इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। ग्रांट को हम क्या मान रहे हैं? डेफर इनकम। तो हमारे पास मेथड डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मेथड नंबर 1 था, हम एसेट की कॉस्ट को ही रिड्यूस कर ले, तो उससे क्या होता था, हमारा डेप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता। और दूसरा मेथड क्या है, हम एसेट के कॉस्ट को कम ना करें बल्कि इसे डेफर्ड इनकम मानते हुए हर साल पीएनएल में डालते। तो जब एसेट खरीदेंगे तो एंट्री तो वही बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख, ये तो पहले की तरह ही है। कि जब दूसरी फर्स्ट मेथड में जब दूसरी एंट्री हमने बनाई 10 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट ग्रांट के मिले, तो हमने उसको एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट, या सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, उसने फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और इसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से डालेंगे, क्योंकि हम इसे डेफर कर रहे हैं, धीरे धीरे इसे ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट। तो 10 लाख हो गया। अब पिछले मेथड में इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने हर साल जो डेप्रिसिएशन डाल रहे थे वो 7 लाख का डाल, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, ये डेप्रिसिएशन होता है एसएलएम के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हर साल का एनुअल डेप्रिसिएशन ही हो जाता है। तो हमारी कॉस्ट है 50 लाख, इसका रेवेन्यू 5 लाख है, लाइफ है 5 साल, तो 9 लाख का तो डेप्रिसिएशन हो गया। पिछली बार ये 7 लाख का था, इस बार 9 लाख का है। क्यों? क्योंकि जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, किस रेशियो में? डेप्रिसिएशन के रेशियो में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 9 लाख रुपए, और हमने डेफर्ड इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर करें। अब ये किस रेशियो में करेंगे? तो ये डिवाइड बाय 5 करेंगे 5 साल में, हर साल 10 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो 2 लाख रुपए हर साल आ जाएगा। अब ध्यान दो, 9 लाख माइनस 2 लाख 7 लाख ही तो होता है, तो वही हमारा पहले था वही अब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनली। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये पीएनएल अकाउंट
तो ये हर साल ऐसे ही अकाउंटिंग एंट्री हमारी बनती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी बढ़ जाती है और इस वजह से हमें इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट को प्रोपोर्शनली इन द रेशियो ऑफ, एक तरीके से डेप्रिसिएशन के रेशियो में ही लगभग हमें ट्रांसफर करना होता है। संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 8 crore फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया. Out of this grant, the company distributed 2 crore as dividend. Also, Santosh Limited received land free of cost from the state government, but it has not recorded it at all in the books as no money was spent. In the light of AS12, examine whether the treatment of both the grant is correct or not. दूसरे वाला तो ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है गलत है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे तो हमें लिखना ही होता है, वो हमें लिखा नहीं है। और फर्स्ट ग्रांट 8 करोड़ रुपए की जो गवर्नमेंट से मिली है, बैकवर्ड एरिया में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री को सेटअप करना है, ठीक है, और उसमें से इन्होंने डिविडेंड बांट दिया। अब ये क्या तरीका है, जो आपने पैसा मिला है वो डिविडेंड बांटने के लिए थोड़ी ना मिला, वो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिला है, सेटअप करने के लिए मिला है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस 2 करोड़ की अमाउंट को आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा, जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो ऐसा नहीं है, उसे नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यही बात बता रखी है। एज पर AS12 गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसी के लिए इस्तेमाल करना। तो हमें सेटिंग अ फैक्ट्री, ग्रांट रिसीव फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा मिला है बैकवर्ड एरिया में, ना कि डिविडेंड देने। सेकंड केस में कंपनी ने एक्विजिशन के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करा है, लेकिन इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू पर दिखाते हैं। एक एंट्री में 100 रुपए से एंट्री बनाई थी, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के हिसाब से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल ए स्पेशल पर्पस मशीनरी फॉर 1 करोड़। तो 1 करोड़ की इन्होंने मशीनरी खरीदी है और इन्हें गवर्नमेंट से 25% की सब्सिडी मिली है। अब इफेक्टिव लाइफ है मशीन की 8 साल, इसका मतलब एक तरीके से ये डेप्रिशिएबल है ऐसा लग रहा है। तो हमें बताना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 12 है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या हो। तो एक हमारे पास मेथड है, का नाम क्या है, कैपिटल अप्रोच। हम क्या करते हैं, कैपिटल अप्रोच में हम क्या करते हैं, इस सब्सिडी की अमाउंट गवर्नमेंट ग्रांट को मशीनरी या एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देते हैं और उससे हमारा अपने आप ही डेप्रिसिएशन चार्ज कम हो जाता है। तो मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ है, 100 लाख, इसमें से ग्रांट माइनस कर देंगे तो ये बुक वैल्यू हमारे पास 75 लाख आ जाएगी और डेप्रिसिएशन 75 लाख अपॉन 8, तो 9.375 लाख रुपीस, मतलब 9,37,500 रुपीस का डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। तो ये फर्स्ट अप्रोच है हमारे पास, का नाम क्या है, कैपिटल अप्रोच। मेथड नंबर 2 क्या था, डेफर्ड इनकम अप्रोच। हम डेफर्ड इनकम अपनाते हैं, मतलब हम असेट की कॉस्ट तो 100 लाख ही रहने देते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन 100 अपॉन 8 कितना आएगा, 12.5 लाख एवरी ईयर आएगा। और जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है, इसको हम हर साल, गवर्नमेंट ग्रांट 25 लाख है, डिवाइड बाय 8, 3.125, ये हर साल
P&L में ट्रांसफर करते रहेंगे। P&L में हम हर साल इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये दो अप्रोच है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 10 लाख। ऑन द वेरी सेम डेट कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 6 लाख रुपए की फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी को खरीदने के लिए 6 लाख की ग्रांट मिली है। कंपनी डिसाइड टू ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। द यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। कंपनी डिसाइड टू चार्ज 20% depreciation on WDV basis. Residual value 3,25,000 है। Calculate the amount of grant to be recognized every year in P&L account during the useful life. तो हमें बताना है ग्रांट हम कितनी हर साल देखेंगे। तो हमें डेप्रीशिएशन के रेशो में लिख लेना चाहिए। क्या डेप्रीशिएशन हमारा कितना है देखें। ईयर 1 डेप्रीशिएशन कितना लगेगा बताइए। 2 लाख रुपए। WDV कितनी हो जाएगी 8 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर में WDV कितनी हो जाएगी। फिर WDV फिर पाँच साल के लिए हमने मशीन की यूजफुल लाइफ सोची और उसके बाद 3,25,000 में हमने बेचने की सोची ना? तो ये तो हमारा हो गया कि भाई कितना है ना। अब गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली है हमें और टोटल डेप्रीशिएशन कितना है। तो टोटल डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा। 10 लाख में से ये लेस कर दो। 10 लाख में से 3,27,680 लेस कर दो। बी तो इस रेशो में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट P&L में कितनी जाएगी। तो गवर्नमेंट ग्रांट है कितनी 6 लाख। इस साल का डेप्रीशिएशन कितना है 2 लाख और टोटल डेप्रीशिएशन कितना है 672,3। ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर निकालिए कितना आ रहा है। फिर टू नेक्स्ट ईयर और लास्ट राउंड ऑफ कर लो। टोटल करेंगे तो टोटल हमारा 3 लाख रुपए। तो ये इस रेशो में डेप्रीशिएशन के रेशो में P&L अकाउंट में हमने ट्रांसफर करा है गवर्नमेंट ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 3, ए फिक्स्ड एसेट परचेज फॉर 20 लाख गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवर्ड्स इट्स 8 लाख। तो 20 लाख की एसेट है और हमें गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख मिल रही है। शो द अकाउंट इफ इट इज नॉन डेप्रीशिएबल। तो नॉन डेप्रीशिएबल है तो क्या
हमने बात करी थी नॉन डेप्रिशिएबल है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख मिली है, इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोग कहाँ डाल दें, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में गवर्नमेंट ग्रांट है 20 लाख की एसेट है हमारी, असेट खरीदने की एंट्री, असेट डेबिट टू बैंक, ये तो हर एक में सेम ही एंट्री बनेगी, 20 लाख रुपए ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, हमने 8 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर। ऑप्शन नंबर 2 है 8 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल। जैसे कैपिटल अप्रोच हमने पढ़ी थी डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसमें हमने दो टाइप की अप्रोच पढ़ी थी। एक डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कैपिटल अप्रोच की हम उसे फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट कर दें, दूसरा हमारी डेफर्ड इनकम अप्रोच के हम उसे हर साल पीएनएल में डालते हैं। यहाँ पर बोला नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो हमें या तो सीधा एसेट की वैल्यू को कम करना, या एसेट की वैल्यू को कम नहीं करना, तो कैपिटल रिजर्व एक तरीके से पिछले डेप्रिशिएबल के ही दोनों मेथड हैं, बट उसमें डेप्रिशिएबल एसेट में जो हम डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे उसे हर साल पीएनएल में भी ट्रांसफर करते हैं डेप्रिशिएशन के रेशो में, यहाँ वो काम नहीं करते क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया हमारा क्वेश्चन का। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो बताइए कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए बात हो। हाँ, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, दूसरे में उसकी कॉस्ट भी हमने कम कर। ठीक है, अब हमसे और पूछा जा रहा है, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट है और 4 साल की लाइफ है और 4 लाख की एसएलएम के हिसाब से हमें डेप्रिशिएशन लगाना है, 4 लाख हमारी इफ इट इज ए डेप्रिशिएबल एसेट विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 4 लाख, तो इसका वैल्यू 4 लाख है, लाइफ भी 4 साल है। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं वहां पर। क्या होता है पहला ऑप्शन, ये तो सेम एंट्री बनेगी, एसेट डेबिट टू बैंक। हम क्या पढ़ रहे हैं, डेप्रिशिएबल एसेट, तो डेप्रिशिएबल एसेट में हमने 20 लाख रुपए की एसेट खरीदी और हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है कैपिटल अप्रोच। कैपिटल अप्रोच में हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, एक ही एंट्री बना रहा हूँ, फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट को हम रिड्यूस कर दें, जस्ट लाइक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 था, हमने फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया। तो यहाँ गलती से मैंने बैंक लिख दिया, ये गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स्ड एसेट में हमने ट्रांसफर किया। पहले ये एंट्री बनाई थी ना बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, या तो इन दोनों की एक ही एंट्री बना लूं, बैंक डेबिट टू फिक्स्ड एसेट ना, जैसे मैंने अभी अभी बनाई। तो ये बात समझ में आती है। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन रहेगा इनका, ये रहेगा 20 लाख माइनस 8 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड बाय 4, 2 लाख, 2 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा ना। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2,
डेफर्ड इनकम अप्रोच अपनाएं। तो असर खरीदने की तो यही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हमें मिला तो हमने इसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से डाल दिया 8 लाख। तो अब जो हमारा डेप्रीशिएशन रहेगा 4 लाख रहेगा, और जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है हर साल पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, वो अमाउंट आएगा 8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 4 साल। तो 2 लाख रुपए लोग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा डेप्रीशिएशन 4 लाख हो गया, और ये 2 लाख तो नेट तो 2 लाख ही आया, जो पिछली बार भी 2 लाख ही था। प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रिवेन्यू। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि हमें कैपिटल नेचर की एसेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो क्या, अगर हमें रिवेन्यू से रिलेटेड मिल रही है, हर साल मिल रही है किसी चीज से रिलेटेड, तो ग्रांट रिलेटेड टू रिवेन्यू आर समटाइम्स प्रेजेंटेड एज ए क्रेडिट इन द पीएनएल अकाउंट ईदर सेपरेटली और अंडर हेडिंग अदर इनकम। दूसरा ये है कि हम खर्चे में से माइनस भी करके दिखा सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कंपनी एक्स है वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाती है और ये सैलरी वगैरह सबकी 30 लाख रुपए पर एनम देती है। सपोर्ट के तौर पे लोकल गवर्नमेंट ने इन्हें 90 लाख रुपए दिए हैं 5 साल तक सैलरी इनकम को देने के लिए। तो 5 साल की जो सैलरी है वो है 150 लाख, 30 लाख पर एनम है, तो 5 साल की सैलरी कितनी हो गई, 150 लाख। इसमें से 90 लाख गवर्नमेंट ने दे दिया, तो हमें तो खर्चा बहुत कम ही पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स of the company for first year if the guarantee shown separately as other income। हम इसे अलग से इनकम दिखा रहे हैं, तो यहाँ रिवेन्यू से रिलेटेड भी हमारी बात है कि हम अलग से इनकम। तो क्या होगा जब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम। तो डेफर्ड इनकम में याद करो हमने क्या करा था, गवर्नमेंट ग्रांट 90 लाख है ना, तो डेफर्ड इनकम में हमने क्या करा था, हर साल पीएनएल में ट्रांसफर किया था। तो हमने सैलरी की कितनी खर्चा करा होगा, 30 लाख, एक साल का खर्चा 30 लाख का। तो हमारा गवर्नमेंट ग्रांट 5 साल के लिए मिला है ना, तो 90 लाख को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, तो डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 18 लाख। तो इफेक्टिवली 12 लाख ही हमारा पीएनएल में गया। दूसरा ऑप्शन है हम इसे सैलरी कॉस्ट में से लेस कर दें, तो किसमें, तो अदर इनकम भी तो पीएनएल में जाएगी ना, पीएनएल में तो जाना है, तो अदर इनकम, अदर इनकम टू पीएनएल। अब ये सैलरी डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल टू सैलरी, ये भी एंट्री बना, 30 लाख रुपए 18 लाख। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है उसमें हम सैलरी में से लेस करके दिखाएं। तो कैसे लेस करके दिखाएं, सैलरी में से हमारा जो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, ये तो है 90 लाख ना, और
हमारा जो खर्चा है सैलरी का, वो है तो खर्चा कितना 30 लाख ही है ना, सैलरी डेबिट टू बैंक, तो 30 लाख की एंट्री बनेगी ना। लेकिन जब हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सैलरी, तो सैलरी हमारी P&L में कितनी जाएगी, 30 लाख जाती है नॉर्मली। लेकिन अब हमारी P&L में कितनी जाएगी, कम जाएगी, क्योंकि हम कुछ डेफर्ड रेवेन्यू में, डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर कर देंगे, जो हमारी डेफर्ड इनकम की मिली हुई है ना, 1 साल की कितनी थी, 18 लाख, तो 18 लाख तो इससे सेट ऑफ कर दिया। बाकी P&L में कितना ट्रांसफर किया, तो ऐसा भी हम कर सकते, ठीक है। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड सैलरी टू बैंक, और ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, क्योंकि सैलरी तो इतना ही जाएगा, P&L में इतना और उसमें इतना, ठीक है। सैलरी तो हमें 30 लाख ही देना पड़ेगा ना, ठीक है। Presentation of grant of nature of promoters contribution, where the government grants are of the nature of promoters contribution, that is they are given with reference to the total investment in an undertaking by way of contribution towards its total capital outlay, जितना इन्वेस्टमेंट वगैरह या कोई भी फ्यूचर में रीपेमेंट हमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि मिलेगी, तो हम इसे कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। लेकिन इसको हम डिविडेंड नहीं बांट सकते इसमें से, ना ही इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो टॉप एंड लिमिटेड है, इन्होंने एक सेटअप किया है बिजनेस, और गवर्नमेंट ने इन्हें 20% इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी दी है, और कोई रीपेमेंट नहीं मिलने की उम्मीद है, इसमें से एक ही बार मिली है ना। मोर एवर देयर वाज नो कंडीशन, कि उन्हें कोई कंडीशन भी नहीं है ज्यादा। हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम, कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल एसेट रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। 20% मिलना था 50 करोड़ पे, 20% 10 लाख रुपए मिल गया। कंपनी wants to treat its receipt as a revenue and thereby reduce the losses from the P&L, जो इन्हें लॉस हो रहे हैं उसे कम करना चाहते हैं, इनकम में डालना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इसे आप इनकम में नहीं डाल सकते, इसे आपको कहाँ डालना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज पर द पैरा 10 ऑफ AS 12, वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आउट ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब इन्वेस्टमेंट पर बेस होकर के उन्होंने पैसा दिया है, और कोई रीपेमेंट हमें नहीं लग रही है, तो हमें इसे कैपिटल रिजर्व डालना चाहिए, और ना ही हम इसे P&L में डाल सकते हैं, ना ही इसमें से डिविडेंड दे सकते। इन द गिवन केस द सब्सिडी रिसीव्ड इज नीदर इन रिलेशन टू स्पेसिफिक असेट, ना ही रिवेन्यू से रिलेटेड है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि हम इसे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन होने की वजह से P&L में ट्रांसफर ना करें, और क्योंकि इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं है, तो सीधा हम इसे अलग से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 12, 35 लाख रिसीट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। तो ये रिवेन्यू से रिलेटेड है, 35 लाख रुपए ना, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, खर्चे में से माइनस भी कर सकते हैं, चाहे तो इनकम में P&L अकाउंट में अलग से भी डाल सकते हैं, अदर इनकम, ठीक है। तो ये जैसा बिल्कुल सैलरी से रिलेटेड हमें जब गवर्नमेंट ग्रांट मिला था उस क्वेश्चन में कर रहा था, वैसे ही क्वेश्चन। ₹100 लाख रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, दिस सब्सिडी इज द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ना ही हम इसमें से डिविडेंड बांटेंगे, और ना ही इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब P&L में ट्रांसफर करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे।
गवर्नमेंट ग्रांट का जो रिफंड है वो पैसा भाई हमें वापस भी तो करना पड़ सकता है ना? पैसा वापस कब करेंगे हम? जब हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जो हमने सेटिस्फाई नहीं करी, तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा वापस भी करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स sometimes become refundable because certain conditions are not fulfilled and are treated as extraordinary items. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमने गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन फुलफिल नहीं करी और हमें वापस करना पड़ गया, तो ये नॉर्मल तो कंडीशन है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लिखा जाता है। द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट ग्रांट related to revenue is applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of the grant to the extent that the amount refundable exceed any such deferred or whether no deferred credit exists, the amount is charged to P&L। ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई? रिफंडेबल ये जो रिवेन्यू नेचर की ग्रांट होती है उसमें हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट के नाम से हमने एंट्री बनाई और फिर इस डेफर्ड ग्रांट को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं हम हर साल। अब हमें जितनी ग्रांट मिली, अगर उसमें से कुछ भी पैसा बचा है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, तो पहले इससे सेट ऑफ करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, और अगर ये पैसा है ही नहीं इसमें या कम है तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसे पीएनएल में डालें। द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट। अब स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट में हमारे पास एक कैपिटल अप्रोच थी, हमने एसेट को कम कर दिया था, तो एसेट को वापस बढ़ा दो। और अगर हमने डेफर्ड में डाला था तो वापस डेफर्ड को बढ़ा दो, कम कर दो डेफर्ड को। फिर अगर वो कम, वो ये है ना जो हमने अभी अभी पढ़ा डेफर्ड वाले केस में, तो उसे एसेट में अगर हमने डाला था बुक वैल्यू में, पहले हमने उसे रिड्यूस करा था तो वापस बढ़ा देंगे, और अगर डेफर्ड इनकम अकाउंट था उसमें डाल देंगे, है ना। और फर्स्ट अल्टरनेटिव है जहां पर बुक वैल्यू असेट को बढ़ाते हैं तो फ्यूचर के डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने वैल्यू बढ़ा दी है। और अगर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो हमने कैपिटल रिजर्व में डाला था, उसे रिवर्स कर देंगे, कैपिटल रिजर्व को कम कर देंगे। इलस्ट्रेशन 7 से 9 और क्वेश्चन नंबर 5 to 7 देख। इलस्ट्रेशन 7, जेड लिमिटेड ने परचेज किया है असेट को, और फिक्स्ड असेट 50 लाख रुपए की है, वो इन्होंने खरीदी है, और उसकी लाइफ इन्हें लग रहा है कितनी है? 5 साल। तो 5 साल की लाइफ है, 5 साल 5 लाख रुपए की सेल्वेज वैल्यू है, और 50 लाख रुपए की इनकी परचेजिंग कॉस्ट है। ऑन परचेज ऑफ असेट गवर्नमेंट ने इन्हें 10 लाख रुपए की ग्रांट दी और इन्होंने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, मतलब इन्होंने 40 लाख की एसेट दिखा। ग्रांट को रिफंडेबल है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख। अब देखो, इन्होंने केवल रिफंड के लिए पूछी है तो वो एंट्री तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक की बन जाएगी, क्योंकि हमने पहले इसे फिक्स्ड एसेट में डाला था। लेकिन इसका इफेक्ट और क्या आएगा? फर्स्ट ईयर में 50 लाख रुपए की एसेट थी, हमने 10 लाख रुपए कम कर दिए तो रह गई 40 लाख, और आपने लाइफ सोची 5 साल, और स्क्रैप वैल्यू 7 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया। तो फर्स्ट ईयर में आपने 7 लाख का डिप्रिसिएशन लगा दिया होगा, तो इसकी वैल्यू रह गई होगी 33 लाख। अब सेकेंड ईयर के एंड में वापस कर दिया आपने 7 लाख, तो वापस से 7 लाख प्लस हो गया, एंट्री बना दी ना फिक्स्ड एसेट टू बैंक, तो एसेट की वैल्यू वापस से 7 लाख बढ़ गई, तो ये हो गई 40 लाख। सेकेंड ईयर का जब हम डिप्रिसिएशन लगाने ही लगेंगे तो वैल्यू क्या? 40, स्क्रैप वैल्यू 5, साल बचे हैं 4। अब नया डिप्रिसिएशन कितना आएगा?
ये हमारा नया डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, हमें कैसे इसको करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, फिक्स्ड एसेट हमने 20 लाख की खरीदी थी, गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख की मिली थी, रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख है, 4 साल की लाइफ है, स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिशिएबल एसेट हो गई। एसेट शोन इन द बैलेंस शीट है नेट ऑफ ग्रांट, मतलब वही हमने ग्रांट की जो गवर्नमेंट ग्रांट है उससे हमने फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया, है ना। एक साल के बाद ग्रांट रिफंडेबल है 5 लाख रुपए ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, तो जनरल एंट्री फर्स्ट 2 ईयर की बनानी है। तो सबसे पहले एंट्री हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट को खरीदने की, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिलने की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू, या फिर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको सीधा फिक्स्ड एसेट में भी डाल सकते हैं। फिर हम फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन होगा हमारा 20 लाख रुपए की एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख डिवाइड बाय 4 साल, कितना, और फिर वो पीएनएल में ट्रांसफर हो। तो फर्स्ट ईयर की तो ये एंट्री है फिक्स्ड एसेट टू बैंक, बैंक टू फिक्स्ड एसेट एक ही एंट्री डायरेक्ट बना दी, डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए और ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट ईयर की एंट्रीज। सेकेंड ईयर में हम लोगों को वापस करना पड़ा 5 लाख, तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक 5 लाख रुपए वापस कर देंगे। अब हमारी एसेट की जो वैल्यू है पहले 20 लाख थी, माइनस 8 लाख थी और माइनस 2 लाख थी ना। अब वैल्यू थी 10 लाख, अब हमारी 5 लाख वापस से बढ़ गई तो वैल्यू हो गई 15 लाख, तो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 3 इयर्स बचे हुए हैं ना, तो कितना 3.67 का डेप्रिसिएशन होगा जो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 5, सी लिमिटेड एक्वायर्ड ए फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है, सैलवेज वैल्यू 5 लाख है, और स्टेट गवर्नमेंट ने 20% हमें दिया है एसेट को एक्वायर करने से रिलेटेड, हमें गवर्नमेंट ग्रांट दिया है। सेकेंड ईयर में वापस हो गया गवर्नमेंट ग्रांट, रिफंडेबल हो गई। तो व्हाट इज द फिक्स्ड एसेट वैल्यू आफ्टर रिफंड ऑफ ग्रांट सब्सिडी टू द स्टेट गवर्नमेंट बट बिफोर एमोटाइजिंग द एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में क्या वैल्यू आएगी सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन लगाने से पहले। तो ईयर 1 में हमने 50 लाख रुपए की एसेट खरीदी है और ये गवर्नमेंट सीधी मिली है, तो कुछ ना कहा जाए तो डेफर्ड इनकम ना मानते हो, हम तो वही मानते हैं कैपिटल अप्रोच अपना। माइनस कर दिया होगा हमने गवर्नमेंट ग्रांट 20% 10 लाख रुपीस, वैल्यू आ गई होगी 40 लाख रुपीस, तो 40 लाख रुपए हमारी फर्स्ट ईयर का बिफोर डेप्रिसिएशन था, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया होगा 40 लाख माइनस 5 लाख और डिवाइड बाय 5 साल 7 लाख रुपए। तो ईयर 2 के बिगिनिंग में की वैल्यू 33 लाख आ रही होगी। फिर रिफंडेबल हो गई गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख, तो 43 लाख हो गई। अभी डेप्रिसिएशन लगाना है और बिफोर डेप्रिसिएशन हमसे पूछा गया है कि क्या वैल्यू होगी, तो 43 लाख की वैल्यू हो जाएगी। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बस इतना पूछा, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगेगा फ्यूचर में। तो डेप्रिसिएशन होगा 43 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 4, 9,50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा अब आने वाले सालों में। पहले भी हम ऐसे यही सेम क्वेश्चन अलग अलग बार कर चुके हैं, लेकिन रिफंडेबल गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड हम अब कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल को डी लिमिटेड को मिली है गवर्नमेंट ग्रांट 300 लैक्स की और 1500 लाख रुपए की इन्होंने नई मशीन खरीदी है। इन्होंने कॉस्ट ऑफ एसेट को रिड्यूस कर दिया, लाइफ 5 साल है,
और 395 लाख की वैल्यू सोची हुई है इन्होंने रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन 20% डब्ल्यूडीवी मेथड से लगाते। मई 24 में इन्हें वापस करनी पड़ी ग्रांट, तो आप कैसे डील करेंगे ना। तो इन्होंने 1/4 को खरीदी थी 1500 की, वैसे गवर्नमेंट ग्रांट 300 लाख की माइनस हो गई तो 1200 लाख की बैठी, और फिर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाया इस पर 240, तो इनकी जो वैल्यू आई वो आगे 960, फिर डेप्रिसिएशन लगाया 92, और वैल्यू क्या आई 768 के बाद में डेप्रिसिएशन फिर एक बार और लगाया, कितना कितने, और अब मई में ने वापस करी पूरी ग्रांट वापस कर दी, 914.4 लाख आ जाएगी वैल्यू मई 24 में। लाइफ कितनी थी 5 साल, और हम 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 2 साल बचा। लेकिन एक समस्या है कि अब जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि हमारा डब्ल्यूडीवी मेथड, ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकलता है मालूम है, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय की जो कॉस्ट होती है या बुक वैल्यू, और इसको नंबर ऑफ ईयर से करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ नंबर ऑफ ईयर हमारे केवल अब 2 ही बचे, तो अंडर रूट ही निकालना पड़ेगा। 1 माइनस इसका वैल्यू है 395, अभी वैल्यू है 914.4, और इसको सॉरी तो इसको अंडर रूट निकालना है। 395 डिवाइड बाय 914.4 का अंडर रूट निकालिए, 657 कितना आ गया, एक 7 के बाद क्या आ रहा था, राउंड ऑफ करके 3 आ रहा है, तो ये लेस करके क्या आया, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 34.27% आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो अगर हम 2 साल 34.27% डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप 395 बच जाएगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमें ये भी पता लगाना, अगर 2 साल से ज्यादा होता तो दिक्कत हो जाती 3-4 साल में, लेकिन 2 साल है तो अंडर रूट निकाल के आराम से हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 1 अप्रैल 20 को ई लिमिटेड ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदी है 550 की, सैल्वेज वैल्यू 50,000 रुपए है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, 5 साल की लाइफ है। ऑन द सेम डेट कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 2 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 कंपनी ने रिफंड करी क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और बैलेंस शीट बनाना है अप टू 21-22। कंपनी ने इसे कैपिटल रिसीट माना था, तो क्या हुआ था, तो जनरल एंट्रीज बनानी है हमें। फर्स्ट अगर इसे कैपिटल रिसीट माना था, सबसे पहले असेट खरीदी, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक 5.5 लाख। उसके बाद इन्हें गवर्नमेंट ग्रांट मिली, बैंक अकाउंट डेबिट
टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर ये फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितने की है? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए की गारंटी ने मिल गई जो इन्होंने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब ईयर एंड से पहले ही इसी साल ही वापस करनी पड़ गई। ईयर गलत लिख दिया मैंने, ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट ईयर। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 3.5 लाख रुपए रह गई एसेट की वैल्यू, माइनस 50,000 डिवाइड बाय 60,000 रुपए। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 60,000 रुपए। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई। और सेकेंड ईयर में ड्यूरिंग द ईयर 21-22 हमने रिफंड करी गवर्नमेंट का, तो क्या एंट्री बना देंगे? फिक्स्ड एसेट डेबिट अब ईयर एंड पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो कितनी हो गई वापस से? पहले थी हमारी 550 है ना, उसमें से माइनस हुआ 2 लाख, अब प्लस हो गया 2 लाख, माइनस 60,000 का डेप्रिसिएशन ना। तो कितनी वैल्यू है? 490। वैल्यू 50,000, लाइफ 4 साल, 1,10,000। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 1,10,000। बैलेंस शीट भी हमसे बोला गया है बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट 31 मार्च को जब हम पहली बार बनाएंगे तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट है वो 3,50,000 की थी, माइनस डेप्रिसिएशन 60,000। तो ये हमारी कितने की आ जाएगी? 2,90,000। ठीक है। और के बाद बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट 2,90,000 की थी, एड गवर्नमेंट ग्रांट 2,94,000 की हो गई, माइनस डेप्रिसिएशन 1,10,000। तो कितने की आएगी? 3 लाख। अब हम बात करते हैं बी केस जहां पर हम इसे डेफर्ड इनकम मानते। तो एसेट खरीदने की एंट्री तो वही फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000 रुपए। और फिर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली, बैंक अकाउंट डेबिट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख वापस भाग रहा है बाहर, नींद पूरी नहीं खुली। के बाद में ईयर एंड पर ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो 5,50,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय, तो 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। और गवर्नमेंट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L, हमारी गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख की थी और 5 साल में उसे कितना 40,000 P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा 1 लाख रुपए।
ये तो हो गया फर्स्ट ईयर की बात। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट वापस देनी पड़ गई पूरी की पूरी। और डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में हमारे पास जो पैसा बचा हुआ है वो 1,60,000 ही बचा हुआ। तो एक पहले तो इससे खत्म करेंगे। डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 1,60,000, लेकिन हमने तो वापस करना 2 लाख। बाकी P&L अकाउंट में डालेंगे 40,000। 2 लाख रुपए हम वापस कर, ठीक है। और डेप्रीशिएशन तो हमारा 1 लाख रुपए था ही, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि इसमें असेट अकाउंट में तो डालते ही नहीं हम, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे दिखाई देगी? तो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए माइनस ट्रांसफर टू P&L 40,000, 1,60,000 हो गई। असेट साइड में हमारी फिक्स्ड असेट्स 5,50,000 माइनस डेप्रीशिएशन 1 लाख, तो 4.5 लाख रुपए मनी। बैलेंस शीट मार्च 22 इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमारे पास खत्म हो गया डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट तो हमारा खत्म हो गया। असेट साइड में हमारी जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो 4.5 लाख रुपए की थी, है ना। और उसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं, माइनस डेप्रीशिएशन 1 लाख, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। गवर्नमेंट ग्रांट एंड कैश फ्लो। The purchase of asset and the receipt of related grant can cause major movement in the cash flow of the entity. For this reason, and in order to show gross investment in the asset, such movement are often disclosed as a separate item in the cash flow record of whether or not the grant is deducted from the related asset. मतलब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसे सेपरेट आइटम दिखाएंगे। फिक्स्ड एसेट खरीदने की अलग हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, और अलग से हम गवर्नमेंट ग्रांट को दिखाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे नेट अमाउंट दिखा दें, हमें फिर पता नहीं चलेगा मूवमेंट क्या हो रहा है। एफ लिमिटेड को रेवेन्यू ग्रांट मिली है 10 करोड़ रुपए की वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। उन्होंने कुछ कंडीशन बताई है हमें, लेकिन अगले साल हमें पता चला कि हम कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाएंगे और वापस करना पड़ गया हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो रिफंड ऑफ जो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है उसे हमें P&L में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाना पड़ेगा एज पर AS5, और उसे रिफंड P&L में दिखाना AS12 के हिसाब से उसे P&L में दिखाना है, और प्लस AS5 के हिसाब से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो मेथड है वो प्रेजेंटेशन सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट को कितना आपने मोनेटरी, नॉन मोनेटरी, क्या कंसेशनल, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिखाया, वो सारी बात बतानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ग्रांट एक गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है कैश या काइंड में, उसकी कुछ कंडीशन हो सकती हैं।
तो ये हमें अगर हम इसका वैल्यूएशन सही से नहीं कर सकते हैं तो इसे हमें ग्रांट नहीं मानना चाहिए। ग्रांट तभी मानेंगे जब हम इसको वैल्यू कर सकते हैं और सर्टेन हो। कैपिटल या इनकम अप्रोच में से कुछ भी हम दिखा सकते हैं और हमें इसे तभी लिखना पड़ेगा जब हमारे को ये पक्का हो कि कंडीशन हम फुलफिल कर पाएंगे और ग्रांट हमें मिल जाएगी। कंटीजेंसी अगर है तो हमें AS4 के हिसाब से चलना चाहिए। ग्रांट रिसीव्ड है प्रीवियस पीरियड में और इफ ग्रांट आर रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस पीरियड तो हमें फिर AS5 के हिसाब से डील करना चाहिए। नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट उसे नॉमिनल वैल्यू पर लिखना चाहिए हमें। गवर्नमेंट ग्रांट प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह है तो उसे कैपिटल रिजर्व में डालना चाहिए और कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, रिफंडेबल है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मानना चाहिए AS5। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। एक फर्म ने एक्वायर करी है 250 लाख रुपीस की ऑन विच द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। फर्म ने एक एक्वायर करी है 250 लाख रुपीस की एसेट जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट 40% मिली है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम इसे एसेट की कॉस्ट में से लेस कर सकते हैं, तो कैपिटल नेचर अप्रोच अपना सकते हैं। और अगर अब यहाँ हमें कुछ नहीं पता है इस समय लाइफ वगैरह के लिए डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं है, तो ये देखने में हमें लग रहा है कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो यही करना पड़ेगा हमें, नहीं तो अलग से कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हैं। अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो या तो फिक्स्ड एसेट में से लेस कर दो या डेफर्ड में डाल करके डेप्रिशिएशन के रेशियो में डाल दो। सेकेंड है कैपिटल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। बैकवर्ड रीजन में मिली है, कॉस्ट है 300 और सब्सिडी मिली है 100। तो अगेन कैपिटल जो है हमारी रिजर्व एक तरीके से ये एसेट से रिलेटेड होती है, तो हमें बैकवर्ड एरिया से रिलेटेड पहले हमने क्वेश्चन में भी किया था, है ना। तो इसे कैपिटल नेचर की सब्सिडी मानते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह मानते हुए कि हमारा पैसा है तो हम बैकवर्ड एरिया में अगर जा रहे हैं तो वहां डाल सकते हैं। अगर ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह नहीं है और नॉर्मल है तो हम जैसा ट्रीटमेंट हमने फर्स्ट पॉइंट में बोला सेम उसके लिए भी रिपीट हो जाए। थर्ड पॉइंट है 50 लाख रुपए में स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो अगेन ये हमारा वही है कि 50 लाख रुपए सेटिंग अप के लिए मिले हैं, तो फर्स्ट पॉइंट की तरह है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में उसमें से लेस भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी उसको दिखा सकते हैं। फोर्थ है 25 लाख रुपए लोकल अथॉरिटी से मिले मेडिकल फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो या तो इसे इनकम में अलग से डालें या खर्चों में से माइनस कर दें, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, जी लिमिटेड को 40 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले हैं प्लांट को अपग्रेड करने के लिए और 20% it was expected that 20% of the grant would be utilized for revenue expense. तो हाउ शुड इट ट्रीटेड, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे पास 40 लाख रुपए मिले हैं, है ना, और 40 लाख का 20% 8 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, रिवेन्यू नेचर का। तो रिवेन्यू नेचर का तो इनकम में डाल देना चाहिए और बाकी का जो है वो हमें डेफर करना चाहिए या अपने प्लान में से कॉस्ट में से लेस कर देना चाहिए। तो ये हमारा टोटल गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन काफी है, तो आप इसको देख सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यूमेरिकल पोर्शन है बहुत इजी, तो एग्जाम में आएगा तो बहुत इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो आना चाहिए। नंबर हमारे तभी तो अच्छे आएंगे जब ऐसे सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आएगा। तो बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आप बड़े आराम से इसे 1-2 घंटा में समझ सकते हैं, कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है लाइनअप में?
अमलगमेशन। तो अमलगमेशन का चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, तो AS14 है हमारा, है ना, वो कवर हो चुका है ऑलरेडी, तो उसमें अलग से मैंने नहीं दे रखा होगा ऐसा कुछ। तो उसके बाद हमारा AS21 कंसोलिडेशन है, वो हमारा होल्डिंग कंपनीज में कवर हो रहा है। AS23 है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट वो जॉइंट वेंचर वाला होगा। बस यही है ना। तो मेरे ख्याल से अब हम एंडिंग पर हैं, इसके बाद हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट है। तो अब हमारे ले दे के 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे हैं बस। उसके बाद फिर हम वो चैप्टर वाइज जो रह गया है वही हम